ठीक है, तो एसआई यूनिट तक का तो पूरा कंफर्म कर लिया। अब अगला टॉपिक अपना क्या है, एसआई यूनिट को लिखने का तरीका, या ये बोल सकते हो कि उसको एसआई यूनिट जो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यानी भौतिक राशि का लिखते हैं, तो उसको लिखने में क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं उसके बारे में। ठीक है, तो कि जो एसआई यूनिट लिखे जाते हैं, तो एसआई यूनिट को जो सिंबल होते हैं, ये जो अभी पढ़ रहे थे ना, 7 एसआई यूनिट पढ़े थे ना, तो 7 एसआई यूनिट में जो आप क्या कर रहे थे, उनका सिंबल लिख रहे थे ना, यूनिट का चिन्ह जो बना रहे थे, तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो उसको क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में। जो सिंबल होते हैं, यानी एसआई यूनिट के जो सिंबल आप लिखते हो, यूनिट यानी कि मात्रक के जो सिंबल होते हैं, मतलब जिससे आप प्रदर्शित कर रहे हो उसको, यूनिट को, तो उसका जो सिंबल होता है यानी जो चिन्ह होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है ना, क्लियर। फिर वो चाहे 1 लेटर का हो, 2 लेटर का हो, या 3 लेटर का बना हुआ हो सिंबल, उसके सारे लेटर आपको कैसे लिखने होंगे, स्मॉल लेटर में। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, जैसे मीटर के लिए क्या लिखे थे, स्मॉल एम यूज किए थे, ये थे ना। ठीक है ना, किलोग्राम के लिए 2 ठो उसमें लेटर है, के जी, तो दोनों का स्मॉल एम है। ऐसे कैंडेला का क्या यूज किए थे, सी डी, दोनों का स्मॉल में ही है। मोल के लिए क्या यूज किए थे, एम ओ एल, 3 लेटर है, तीनों ही लेटर क्या है, स्मॉल लेटर। आई बात समझ में। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि जो सिंबल लिखा जाएगा यूनिट का, वो कैसा लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अब वो क्या है कि जो सिंबल आप साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बना रहे हो, जिस फिजिकल क्वांटिटी यानी जिस भौतिक राशि के यूनिट का सिंबल जो है वो आप साइंटिस्ट के नाम पे बना रहे हो, तो उसका जो सिंबल लिखा जाएगा उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। समझ में आए। वैज्ञानिक वैज्ञानिक के नियम के ऊपर, वैज्ञानिक के नियम बोल रहे हैं, वैज्ञानिक के नाम से जो यूनिट तैयार होता है, ठीक है ना, तो साइंटिस्ट के नाम वाले जो यूनिट होते हैं, तो उनका सिंबल किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। अब एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे केल्विन आया था, केल्विन, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए उसका आपने यूनिट जो लिखा है वो क्या लिखा है, कैपिटल के। एम्पियर, एम्पियर भी साइंटिस्ट का ही नाम है, इसलिए हमने उसको स्मॉल लेटर में ना लिख के कौन से लेटर में उसका सिंबल यूज किया, कैपिटल में यूज किया। ऐसे फोर्थ का भी जानते होगे, फोर्थ बल का, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, इसलिए उसका भी सिंबल किस में यूज किया जाएगा, कैपिटल यानी। वर्क का जानते होगे, वर्क का, कार्य का, जूल, क्या होता है, जूल, तो जूल के लिए भी जो यूनिट यूज करते हैं वो आप कैपिटल जे यूज करते हैं। आया समझ में। तो यानी कि जितने भी सिंबल आप क्वांटिटी के यूनिट के प्रदर्शित कर रहे हो, तो वैसे तो किस में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में। लेकिन जिस यूनिट को आप प्रदर्शित कर रहे हो, अगर वो साइंटिस्ट के नाम पे बना हुआ है, तो फिर उसको आप किस में करोगे, कैपिटल लेटर। क्लियर हो गया, विदाउट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मान लो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट का फुल नेम लिखते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यानी भौतिक राशि का जो यूनिट यानी मात्रक होता है, अगर आप उस यूनिट का फुल नेम लिखते हो, पूरा नाम लिखते हो, ये तो सिंबल, सिंबल में पूरा नाम नहीं लिखा जाता, कोई लेटर बस क्या 1-2 लेटर यूज किया जाता है उसको प्रदर्शित। लेकिन जब आप इसका फुल नेम लिखोगे, तो अच्छा ये देखते हो कि किसी का भी अगर आप जब नाम लिखते हो या कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हो, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो, फिर उसके बाद स्मॉल लिखते हो, ठीक है ना, तो वो चीज़ इसमें नहीं करना है। ठीक है, हाँ, पूरे के पूरे स्मॉल, पूरा नाम स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो फर्स्ट लेटर जैसे शुरुआत करते हैं किसी का नाम लिखना, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं फिर स्मॉल करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे जो आप फुल नेम लिखोगे, तो वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, स्मॉल लेटर में ही रहेगा। तो जैसे मान लो मीटर का पूरा नाम लिखना है, पूरा स्पेलिंग लिखना है, तो मीटर के लिए आप पूरा का पूरा क्या लिखोगे, स्मॉल लेटर में लिखोगे। एम्पियर हो गया, साइंटिस्ट के नेम पे है, पर फिर भी उसका पहला लेटर आप कैपिटल नहीं लिखोगे, जब पूरा अगर स्पेलिंग लिखोगे तो पूरा का पूरा क्या लिखना पड़ेगा आपको, स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। समझ गए, क्लियर हो गया। कैल्विन, कैल्विन का कैपिटल क्या होता है ना, का साइंटिस्ट के नाम पर है, पर इसका जब फुल नेम लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे क्या रखने पड़ेंगे,
स्मॉल में ही लिखने पड़ेंगे। समझ में आया? तो फुल नेम जो होता है वो काहे में रहेगा, सारे के सारे लेटर जो रहेंगे वो काहे में रहेंगे, स्मॉल लेटर में रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट, अच्छा जैसे देखते हो सेंटेंस जब आप लिखते हो तो सेंटेंस लिखने में जब खत्म होता है तो लास्ट में क्या कर देते हो, फुल स्टॉप लगा देते हो ना। हाँ, तो इसमें जब आप क्या करोगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का जब आप यूनिट लिखोगे तो कभी भी उसके यूनिट के बाद डॉट नहीं लगाना, यानी फुल स्टॉप वगैरह क्या है उसको करके ख़त्म नहीं करना है कि फुल स्टॉप लगा के उसको ख़त्म कर दो। ठीक है, फुल स्टॉप यानी डॉट वगैरह का चिन्ह जो है वो नहीं लगाना है। ठीक, कोई डाउट? चलो अगला पॉइंट समझो। जैसे मान लो कि जो यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी का, जो मात्रक आप लिख रहे हो, तो उसमें कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई आप यूनिट, अगर हम उसका यूनिट लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का, तो हो सकता है कि वो दो या दो से अधिक यूनिट से मिलकर बना हुआ हो। कोई एक डेराइव्ड वाले जो होते हैं, है ना, दो प्रकार के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। एक कौन सा होता है फंडामेंटल, और एक कौन सा होता है डेराइव्ड। एक होता है मूल भौतिक राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न। तो जो डेराइव्ड वाला होता है वो इनसे मिलकर बना होता है फंडामेंटल से। तो सीधी सी बात है कि जो डेराइव्ड वाले का यूनिट आएगा वो इन फंडामेंटल, जितने भी फंडामेंटल से मिलकर बने वो सारे उसमें शामिल रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो जैसे कि डेंसिटी का लिखते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी का। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास का क्या होता है किलोग्राम, फंडामेंटल में आता है, और ये वॉल्यूम जो होता है उसका क्या होता है मीटर क्यूब होता है। तो ये मीटर की पावर 3 नीचे रहता है, ऊपर ले जाओ तो -3 हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये जैसे दो यूनिट आ गए ना यहाँ पे फंडामेंटल के, तो दो यूनिट के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी, ना तो क्रॉस का चिन्ह, जैसे नहीं लिखते मल्टीप्लाई में है तो क्रॉस लगा देते हैं कि किलोग्राम गुणे मीटर क्यूब, ऐसे तो इस तरीके से नहीं करना है। मतलब कोई भी चिन्ह दो यूनिट के बीच में नहीं आना चाहिए, ना डॉट का, ना क्रॉस का, ना मल्टीप्लाई का, ना डिवाइड का, किसी प्रकार का चिन्ह। जैसे ये डॉट के लिए ये यूज कर दोगे, क्रॉस में ये हो जाएगा, डिवाइड का चिन्ह लगाओगे तो ये आ जाएगा, डैश का चिन्ह लगा दोगे तो ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह। तो ये सारी चीज़ें दो यूनिट के बीच में, जब दो यूनिट मल्टीप्लाई में हो तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी सिंबल आपको यूज नहीं करना है। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मतलब तरीका क्या है लिखने का। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। तो ये बताओ, अगर मान लो हमारे पास जैसे रहता है कोई दो या दो से अधिक संख्या अगर हो जाती है, कि कोई भी नंबर अगर अपने पास है, इंग्लिश में जैसे देखोगे कि जब कोई चीज़, जैसे मान लो बहुत सारे लड़के हैं, उसके लिए क्या यूज़ करते हो, बॉयज, प्लूरल फॉर्म जो लिखते हो, है ना। तो अगर वैल्यू या क्वांटिटी एक से अधिक हो जाती है तो उसका प्लूरल फॉर्म लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, है ना। तो अब जैसे यहाँ पे मान लो लड़कियां हैं, तो इनके लिए क्या यूज करोगे, गर्ल बोलोगे या गर्ल्स बोलोगे, गर्ल प्लूरल फॉर्म में है ना। तो अब जैसे मान लो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू लिख रहे हैं, मान लो, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने लिखा 10 मीटर, लंबाई कितनी है 10 मीटर की, तो मैं उसको 10 मीटर्स नहीं लिखूंगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कभी भी आप यूनिट का, वो भले उसकी वैल्यू जो है वो एक से बड़ी हो, पर आप उस मीटर का प्लूरल फॉर्म नहीं लिखोगे कभी भी। मतलब यूनिट का प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं लिखा जाता, भले वैल्यू एक से ज़्यादा हो अपने पास। जैसे मीटर है तो 1 मीटर नहीं, 1 मीटर से ज़्यादा है मान लो लंबाई, तो आप उसको 1 मीटर्स नहीं लिखोगे कि प्लूरल फॉर्म बना दो, होता है ना। ये इंग्लिश में आप इनका नाम लिख रहे हो, सिंबल इंग्लिश में यूज कर रहे हो, तो इंग्लिश के जो नियम चलते हैं वहाँ पे कौन कौन से नियम आप उसको इसमें नहीं लगाओगे वो ध्यान रखना है। तो जो भी हम इंग्लिश में जैसे कोई चीज़ नाम लिखते हैं तो उसका अगर वो क्या होता है अपने पास उसका अमाउंट यानी वैल्यू जो होती है एक से ज़्यादा होती है, तो हम लोग उसका क्या कर देते हैं, उसका नाम लिखने के आगे क्या कर देते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। तो ये चीज़ यूनिट में नहीं करना है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप फिजिकल क्वांटिटी का लिखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक एक ही उसका वैल्यू एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो
एक से ज़्यादा में उसको प्लूरल फॉर्म में ना लिख के जो जिसका जैसा सिंबल होता है वही यूज करना है। क्लियर हो गया? यानी कि इसको जैसे आप मीटर ऐसे लिखोगे तो ये मीटर इतना बस होता है ना, ये तो आप इसको अगर मीटर से लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए? यानी आपको खाली क्या लिखना है, इसका केवल मीटर ही बस यूज करना है, यानी कि यूनिट का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता। ठीक है, क्लियर? अगला पॉइंट ये है, जैसे मान लो यूनिट जो आप लिख रहे हो वही जिसके दो या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट से जो मिलकर बना हुआ हो, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिस जो दो या दो से अधिक प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी से फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ हो। तो जब आप उसका यूनिट लिखोगे तो उनके यूनिट के बीच में गैप भी नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे यूनिट लिखते हैं ना, जैसे मान लो हमने क्या लिखा, मान लो किलोग्राम मीटर, तो आप जब किलोग्राम मीटर लिखोगे ना तो इस तरीके से लिखना है, ना कि इसको ऐसे लिखना है किलोग्राम और मीटर, मतलब जैसे अलग अलग बताने के लिए कि ये दोनों क्या हैं, अलग अलग यूनिट हैं। तो उसको मतलब सामने वाले को एकदम क्लियर दिखाने के चक्कर में बीच में गैप ना कर देना। ठीक है ना? तो किसी भी दो फंडामेंटल यूनिट के बीच में गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? उनको मिला के ही लिखना है। समझ गए? हाँ, जैसे मतलब जो डेराइव्ड यूनिट है वो जिन फंडामेंटल दो या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है तो उन सभी का हमको यूनिट लिखना पड़ेगा ना। तो जब आप उन सभी का यूनिट लिखोगे तो दो यूनिट के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? जैसे एकदम क्लियर तरीके से दिखाने के लिए नहीं कर देते हैं कि ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, तो थोड़ा सा गैप कर देता हूँ ताकि समझ में आए, तो तुम समझाने के चक्कर में गलत कर दोगे। तो गैप ना रखना, ये नियम है। ठीक है, क्लियर? चलो अगला समझ लो। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू लिखते हैं, कोई भी भौतिक राशि है उसका जब हम क्या करते हैं उसका मान लिखते हैं, तो वैल्यू में दो चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे हम आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या लिखते हो, मैग्नीट्यूड, क्या लिखते हो, मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण जब हम लिखते हैं तो वो दो चीज़ें होती हैं उसमें। क्या क्या होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरा क्या होता है, यूनिट। भाई जो मैग्नीट्यूड होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलकर बना होता है। तो जब आप ये चीज़ लिखोगे, किसी का मान, जब किसी का मैग्नीट्यूड लिखोगे, तो जैसे मैंने बोला 10 मीटर लिखना है मेरे को, तो 10 मीटर ऐसे ना कर देना, नंबर और यूनिट के बीच में गैप रहना चाहिए। यूनिट यूनिट के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, नंबर और यूनिट के बीच में क्या हो, गैप रहना चाहिए। तो इसमें अगर गैप नहीं रखोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको ऐसे लिखो 10 और थोड़ा सा गैप देके मीटर, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे मान लो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं, यानी उसका जो परिमाण लिखते हैं, वैल्यू, ठीक है ना, तो वैल्यू क्या होती है, काफ़ी जब बड़ी होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उनकी जब क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, तो उनके लिए एक शॉर्ट नाम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लो, जैसे 10 की घात 3 मीटर हो गया, तो 10 की घात 3 के लिए क्या यूज करते हैं, किलो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, किलो, तो ये हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको किलोमीटर। तो ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हो ना यूनिट के पहले, तो इनको क्या बोलते हैं, प्रफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रफिक्स, पूर्व लग्न। ठीक है, तो जब हमारी वैल्यू जो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी मैग्नीट्यूड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो जब क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी होती है, तो फिर इसके लिए प्रफिक्स वर्ड यूज करने लगते हैं। और इन प्रफिक्स वर्ड का भी क्या होता है, सिंबल बनता है। इनका भी क्या होता है, सिंबल होता है। और जैसे मान लो किलो के लिए क्या यूज होता है, के यूज होता है। क्या यूज होता है, के। ठीक है ना, क्लियर? अब जैसे तो इसका जो सिंबल लिखा जाता है प्रफिक्स वर्ड का, यानी पूर्व लग्न का जो सिंबल यूज करते हैं यूनिट में जब लिखेंगे, तो जैसे हमने इसको, जैसे 10 की घात 3 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किलोमीटर लिख सकता हूँ। 10 की घात 3 यानी 1000 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर। अब थोड़ा सा समझना क्या बता रहा हूँ।
अब जैसे मान लो मेरे पास आ गया 10⁶मीटर ये, तो अब इसको आप 10⁻³ गुणे 10⁻³ मीटर ऐसे लिखेंगे तो ये भी किलो और ये भी किलो हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सिंबल यूज करोगे तो किलो किलोमीटर हो जाएगा। यही गलती नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी प्रफिक्स का सिंबल एक से बाद रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब 2 बार लगातार या 2 से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा लगातार वो चीज़ें नहीं आती हैं प्रफिक्स वाले जो सिंबल होते हैं। मतलब इसके लिए अलग ही नाम यूज करोगे, ठीक है ना। या फिर इसको आप एक बार लिख लो और दूसरा वाले का नंबर रखे रहो तुम। इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये वाला किलो हो जाएगा ना, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ किलोमीटर, ये लिख लो, ये चल जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसको भी किलो लिख दिया तो फिर 2 प्रफिक्स वर्ड क्या हो जाएंगे, प्रफिक्स के जो है वो क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो रिपीट नहीं होने चाहिए प्रफिक्स वाले जो वर्ड हैं सिंबल। आया समझ में। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी वैल्यू यूनिट के साथ लिखते हैं तो प्रफिक्स वर्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए, वो एक ही बार लिख रहे हो। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। ये बोल रहे हैं जैसे प्रफिक्स वाले जो होते हैं उनका सिंबल आप एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो कि फंडामेंटल वाले ही क्या हो गए, रिपीट हो गए, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो एरिया है, तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो इसका मीटर और वो भी मीटर आ गया, रिपीट हो गया। तो फिर इसको क्या करोगे, हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप फंडामेंटल वाले जो यूनिट, मतलब फंडामेंटल के जो यूनिट हैं वो अगर रिपीट होंगे तो उसको उसके पावर के फॉर्म में क्या करोगे, लिखोगे। समझ गए। जैसे मीटर 2 बार आ गया तो आप इसको मीटर स्क्वायर लिखोगे। जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे कितनी बार फंडामेंटल जो है यूनिट रिपीट हो गया, 3 बार। तो आप इसको क्या लिखोगे, मीटर का क्यूब। यानी कि फंडामेंटल वाले जो अगर रिपीट होंगे तो आप उसको उसके मतलब अलग अलग ना लिख के उसको उसके पावर के फॉर्म में, जितनी बार रिपीट होगा उसके उसके पावर के फॉर्म में लिखोगे। आई बात समझ में। ये तो मल्टीप्लाई में। डिवाइड में आ गए तो जो जोड़ घटाना मल्टीप्लाई डिवाइड जो जैसे करते हो, डिवाइड में आ गए तो काट नहीं सकते हो। हाँ, मतलब नॉर्मल जो पावर वाला जो रूल होता है, पावर वाले घात के जो नियम चलते हैं, ठीक है ना। जैसे तो वो आप इसमें क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। किसमें, फंडामेंटल में। फिर से बोल रहा हूँ, मूल मात्रा में। प्रफिक्स वाले में नहीं लगा सकते तुम, ठीक है। प्रफिक्स वाला तो एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना है। अब जैसे एक तो एग्जांपल मान लो अपन क्या लिख लिए, ऊपर मान लो मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर की पावर -3 है। तो अब यहाँ पे एक ही फंडामेंटल यूनिट रिपीट हो चुका है, तो अपने को इसको एक ही बार लिखना है और इसको उसके पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर की पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो जाएगा, मीटर की पावर 5। क्लियर। मान लो अगर ऐसा आ गया तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर की पावर 3। अब फिर वही करो, ऊपर लेके चले जाओ। हाँ, काट पावर सेम है तो काट भी सकते हो। तो 2 से 2 2 कट जाएंगे, एक तो नीचे बचेगा, उसको ऊपर लेके चले जाना तो क्या बचेगा, समझ गए। तो ये चीज़ आप फंडामेंटल बस में कर सकते हो, प्रीफिक्स वाले में नहीं कर सकते। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एसआई यूनिट का फायदा। एसआई यूनिट में जो सिस्टम, एसआई सिस्टम में जो यूनिट लिखे जाते हैं उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि जो एसआई यूनिट है वो कैसा यूनिट है, इंटरनेशनल है ना, ठीक है ना। तो इसके इंटरनेशनल होने का क्या फ़ायदा है तुमको, तुमको तो इंटरनेशनल से कोई लेना देना नहीं है तो बताओ भाई, एसआई सिस्टम जो होता है, यूनिट जो होता है वो कैसा होता है, इंटरनेशनल होता है। तो इसका क्या फ़ायदा है, इसका इंटरनेशनल होने का। अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ये, तो इसके अंतरराष्ट्रीय होने का क्या फ़ायदा है। तो इसका ये फायदा है कि जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है, कोई परिणाम है, तो वो जिस फॉर्म में है हमारे पास, और अगर हम कहीं और से चले जाएंगे तो वही चीज हमें उसी रूप में मिलेगी। हाँ, मतलब कि
बताया था ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है तो ज़रूरी नहीं कि यहीं बस हो, अपने इंडिया में ही हो रहा हो, क्या पता उससे उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट और भी किसी दूसरे देश में क्या हो, चल रहा हो। तो उसका जो वैल्यू होता है, उसकी यूनिट जो है वो लोग भी कौन सा वाला ही यूज करेंगे, एसआई वाला ही यूज करेंगे। इससे प्रॉफिट ये होगा कि उससे रिलेटेड जो भी अपन लोग पढ़ेंगे या अपन उसी को जाके कहीं और अगर दूसरे देश में अगर चले गए, हालांकि जाओगे तो नहीं पता है, मान लो अगर गलती से पहुंच गए रिसर्च करने के लिए, तो वहाँ पे भी तुमको इसी तरीके की वैल्यू क्या होंगी, मिलेगी। मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग यूनिट नहीं रहेगी। अगर ऐसा हो जाता ना तो फिर उसको याद करने में हमको क्या हो जाती, दिक्कत हो जाती। रट्टा जिसको मारते आता है तो मान लो ठीक है, पर पूरा एक्सपेरिमेंट में इसका इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट ये है, पहला इंटरनेशनल होने का। ये कैसा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इससे ये होता है कि हर जगह में सेम यूनिट यूज किया जाएगा। जो यूनिट यूज होगी फिजिकल क्वांटिटी की, वो हर जगह क्या यूज की जाएगी, सेम। इससे ये है कि वही चीज़, जो चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हो वही चीज़ आपको वही दूसरी जगह भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो किसी भी प्रकार का कोई, ठीक है, तो इसका इंटरनेशनल का क्लियर हो गया। ठीक है, इसी को आप यूनिवर्सल भी बोल सकते हो, यूनिवर्सल है ना ये, यूनिवर्सल मतलब हर जगह क्या है, ये सर्वमान्य है, मतलब यही चीज़ हर जगह माना जाएगा। तो आप इसमें भी यही चीज़ बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, एसआई सिस्टम में एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट माना जाता है। क्या बोला मैंने, एसआई सिस्टम में एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट क्या किया जाता है, माना जाता है। अब इसका क्या फायदा है, जैसे देखो, हम एनर्जी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एनर्जी, ऊर्जा। तो क्या एनर्जी एक ही प्रकार की होती है, नहीं होती ना, काफ़ी प्रकार के होते हैं भाई। एक काइनेटिक वाला हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल का अलग हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी भी सुने होंगे, पोटेंशियल है ना, स्थितिज ऊर्जा, वो भी एनर्जी है। ठीक है ना, खाद्य ऊर्जा सुने होंगे, फूड एनर्जी, खाना खाने में जो अपने को एनर्जी मिलती है वो वाली। तो ये सब क्या है, एनर्जी के टाइप हैं। तो एसआई सिस्टम में एनर्जी का जो यूनिट यूज होता है वो सभी प्रकार के, वो चाहे किसी प्रकार का एनर्जी हो, एक ही यूज किया जाएगा, और वो है क्या, जूल। ठीक है, लेकिन अगर तुम एमकेएस में चले गए, जो पुरानी पद्धतियाँ जो बनी हुई हैं, एमकेएस सिस्टम, वहाँ पे अगर एनर्जी का जाके यूनिट देखोगे तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के एनर्जी के लिए अलग अलग यूनिट बनी हुई है। वही चीज़ तो बता रही, इसी का तो प्रॉफिट बता रहे हैं ना। एक ही प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो एक ही यूज करेंगे। बाकी जो दूसरी पद्धतियां बनी हुई हैं, जैसे एमकेएस हो गया, सीजीएस वगैरह हो गए, तो उसमें एक ही टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ऊर्जा ही है, लेकिन अलग अलग सोर्स से जब मिलता है, जैसे खाद्य वाला, खाने वाला जो होता है उसमें कैलोरी यूज करते हैं, उस एनर्जी के लिए क्या यूज करते हैं, कैलोरी यूज करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वाले की अगर बात करें तो इसका क्या यूज किया जाता है, वाट आवर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वाट आवर यूज करते हैं। ठीक है ना, और काइनेटिक वाले में चले जाओगे, गतिज वाले में, तो क्या यूज करते हैं, जूल। तो देख रहे हो, ऊर्जा के ही बारे में बता रहे, लेकिन कितने सारे यूनिट उसके बन गए। पर एसआई में क्या बोला गया, एसआई सिस्टम जब बनाया गया था तो इसमें क्या बोला गया कि अगर हमारे पास क्वांटिटी एक ही प्रकार की है तो उसका यूनिट भी एक ही प्रकार का रखना। समझ गए, ये प्रॉफिट है। इससे ये होगा कि आपको अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट, समझ में आ गया। अगला पॉइंट ये है कि जो एसआई यूनिट है ये भी एक प्रकार का क्या है, मीट्रिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, मीट्रिक सिस्टम है। तो इसका क्या प्रॉफिट है, मीट्रिक सिस्टम, या इसको आप दार्शनिक पद्धति भी बोल सकते हो, डेसिमल सिस्टम। तो इसका क्या प्रॉफिट है, तो इसकी जो हाँ बोलो बोलो। इसकी जो यूनिट की वैल्यू होगी हम्म, वो भी मतलब अगर ज्यादा बड़ी होगी तो उसको भी हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हाँ, मतलब जो एसआई यूनिट है, अपन जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि का जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाती है वैल्यू, तो इसके मीट्रिक सिस्टम होने के कारण आप इसको क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को 10 की पावर के फॉर्म में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो।
लेकिन जो मीट्रिक सिस्टम में नहीं होगा ना, उसको आप 10 की पावर के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। समझ गए? इसका प्रॉफिट ये है मीट्रिक सिस्टम होने का। ठीक है, कि वैल्यू बहुत बड़ी है तो अपन को पूरी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको 10 की पावर के फॉर्म में क्या कर दो, कन्वर्ट कर लो और उसकी वैल्यू क्या कर लो, लिख लो। ठीक। नेक्स्ट प्रॉफिट ये है इसका कि जो एस आई यूनिट है ना, एस आई वाले जितने हैं, केवल तुमको इतना बस याद रहे, और डेराइव्ड का तुमको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें उसका फॉर्मूला क्या है पता है। बस तुम क्या करो, जो फंडामेंटल वाले एस आई में जो 7 तो फंडामेंटल है वो याद है ना, तो डेराइव्ड में जो फॉर्मूला, उसके फॉर्मूले में जो जैसा मल्टीप्लाई डिवाइड में आता है उसकी जगह फंडामेंटल का यूनिट क्या कर लो, यूज कर दो। समझ गए? मतलब कि अपन क्या कर सकते हैं, एस आई यूनिट के मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेराइव्ड वाले जो थे एस आई के, जो एस आई में कौन कौन थे, 7 तो फंडामेंटल वाले हैं, है ना, और 2 ठो सप्लीमेंट्री वाले हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं दोनों की मदद से, और कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं दोनों की मदद से इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप किसी भी प्रकार के डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक क्या कर सकते हो, यूनिट क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। मतलब इससे ज़्यादा तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद क्या करना पड़ेगा तुमको, फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, जैसे घनत्व है, डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास फंडामेंटल यूनिट है, मास के लिए किलोग्राम यूज कर लो, वॉल्यूम में लेंथ ब्रीथ हाइट, वो तीनों फंडामेंटल हैं, उनका मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो मुझे डेंसिटी का अलग से याद करना पड़ा क्या, नहीं ना, हमने क्या किया है, फंडामेंटल की मदद से मैंने उसको क्या कर लिया, यूनिट नया बना लिया। आई बात समझ में? तो इसका प्रॉफिट ये वाला समझ में आया। तो मुझे बहुत सारे यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, आप एसआई वाले याद रखो, इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप किसी भी प्रकार के डेराइव्ड वाले का यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक क्या कर सकते हो, बना सकते हो, यानी यूनिट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ये है प्रॉफिट।